प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ नाराज़ अरकान का एक ग्रुप सामने आया है जिसकी क़यादत आतिफ खान साहब कर रहे हैं, जो टूरिज़म के मिनिस्टर हैं, और उन्हें कुछ 5 वज़रा और कुछ MPs की हिमायत हासिल है ख़बरों के मुताबिक। और ये जो MPs या मिनिस्टर्स हैं जो आतिफ खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, इनका मानना है कि बैड गवर्नेंस सूबे में बहुत बढ़ गई है और जो महमूद खान साहब हैं उनसे सूबा ठीक से चल नहीं रहा। लेकिन कुछ खबरें यूँ भी हैं कि जो मुतालबात थे अब कुछ पसंदीदा मिनिस्ट्रीज़ के हवाले से, उन पर शिकायत हैं कुछ लोगों को, कुछ मिनिस्टर्स को। कुछ अपनी मर्ज़ी के कुछ मिनिस्टर्स लगवाना चाहते थे, वो नहीं लग सके, उस पर शिकायत हैं। कुछ के पोर्टफोलियोज़ तब्दील कर दिए गए, उस पर शिकायत हैं। अब जो हालिया दिनों में कुछ मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियोज़ तब्दील किए गए हैं, महमूद खान साहब को तो हिमायत हासिल है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की, लेकिन जो शिकायत बढ़ गई हैं महमूद खान साहब से, उसका हल अब हुकूमत के पास, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास क्या है? एक तो हम इस पर बात करेंगे, दूसरा ये देखेंगे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, उसमें इजाफा हो गया है। पाकिस्तान का स्कोर पहले 33 था और अब 32 हो गया। तो इस लिहाज से पाकिस्तान में करप्शन मामूली सा इजाफा हो गया है। लेकिन सवाल ये अहम है कि क्या इस बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि करप्शन बढ़ गई है, या एक नंबर कम हो जाने से कितनी करप्शन में कितना इजाफा हुआ है, इसको कैसे मापा जा सकता है, इसको नापने का तरीका क्या है? और ये जो एक नंबर की कमी वाक़ई हुई है, ये तो मार्जिन ऑफ एरर जो होता है उससे भी कम है, यानी मार्जिन ऑफ एरर ज़्यादा होता है सर्वे रिपोर्ट्स में, ये उससे भी कम है। तो इस बुनियाद पर क्या कहा जा सकता है कि करप्शन बढ़ गई है? हाँ, अलबत्ता शायद ये ज़रूर कहा जा सकता है कि करप्शन में कमी वाकई नहीं हो सकी। तो ये जो रिपोर्ट है जिसको फिरदौस आशिक अवान साहबा ने कह दिया कि ये रिपोर्ट दरअसल साजिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़, तो क्या वाकई ये शफाफ रिपोर्ट नहीं है? किन बुनियादों पर इस रिपोर्ट को जांचना चाहिए इस नतीजे पर पहुंचने के लिए कि क्या पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है या करप्शन कम हुई है? ये इस रिपोर्ट की रोशनी में इसको कैसे देखा जा सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में बहुत अहम वजीर हैं। नवाब वसान साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। और यह मकबूल जान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। और शाद अहमद आरिफ साहब मौजूद हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा, शुक्रिया अदा करूँगा। और सबसे पहले शौकत यूसुफजई साहब, ये क्या आतिफ खान साहब को बुनियादी तौर पर क्या शिकायत है, और जो शिकायत उनको है वो दूर क्यों नहीं की जा सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं तो अभी तक मैं श्योर नहीं हूँ और मुझे सिर्फ मीडिया के ज़रिए ये चीज़ें मालूम हो रही हैं, क्योंकि जब कल सारा दिन ये खबरें चलती रही और मैं उसको डिनाई करता रहा, रात को आतिफ खान साहब का खुद मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि मेरे हवाले से जो खबरें छप रही हैं, तो मैंने तो किसी टीवी चैनल को ये खबर नहीं दी है, ना मैंने इस तरह की बात की है, तो आपने जो जवाब दिया वो बहुत सही है। हाँ। और इसी तरह तो आतिफ खान साहब को ये मगर आतिफ खान साहब को ये बात तो खुद मीडिया पर आकर तदीद जारी कर देनी चाहिए ना कि जी ऐसा कोई इख्तलाफ नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मैं वज़ीर आला महमूद खान साहब के बिल्कुल साथ खड़ा हूँ, ये तो उन्हें खुद कह देना चाहिए। फिर देखिए, मेरे ख्याल से जितने भी पीटीआई के जो ओरिजिनल लोग हैं ना जी, वो कभी भी पीटीआई के मंशूर, कभी भी पीटीआई के और ओहदों के लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं ये समझता हूँ कि इख्तिलाफात या जो ओपिनियन का इख्तिलाफ हो सकता है, और ये हर पार्टी में जो जमहूरियत होती है और उसमें यह हक हासिल होता है कि जब आप कैबिनेट के अंदर बैठे हों, पार्लिमानी पार्टी के अंदर बैठे हों, और जब भी कोई इस तरह बात आती है अगर आपके मिजाज के ख़िलाफ़ हो, तो खुलकर इज़हार ख्याल करना, ये मेरे ख्याल से जमहूरियत का खासा होता है और हम सब करते रहते हैं। लेकिन जब वंस डिसाइड कि ये डिसीजन हो जाता है कि जी ये मेजॉरिटी ने कहा कि जी इस तरह होना है, उसके बाद मेरे ख्याल से फिर किसी भी चीज़ का इख्तिलाफ करना या वो मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं होता। यही प्रैक्टिस चली आ रही है अभी तक। आज तक मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि कभी भी हमें नहीं पता चला है कि इख्तिलाफ किस चीज़ पे या है या नहीं है, क्योंकि अभी तक इस तरह ये 2 दिन से कल से आप एक ऐसे आदमी को जिसको आपने पहले वज़ीर आला के तौर पर कंसिडर किया हो, फिर आप उनको एक ऐसी मिनिस्ट्री दे दें जिसमें किसी शख्स के पास कोई इख्तियार ही ना हो, अपने ना हल्के में कोई काम लोगों को खुश कर सकता हो, ना उसको, और उसकी मिनिस्ट्री का बजट जो है वो आपकी जो लोएस्ट बजट वाली मिनिस्ट्रीज 2 मिनिस्ट्रीज हैं उनमें से एक हो,
तो आपको अंदाजा लगाना मुश्किल है क्या कि उसका क्या इख्तिलाफ हो सकता है? फिर एक ऐसा शख्स जो एक अच्छा वजीर था या एक अच्छी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री का वजीर था, उसको आपने हटाकर एक और मिनिस्ट्री दे दिया है, तो अंदाजा लगाना मुश्किल है कि क्या वो क्यों नाराज है? सर ये तो मेरा ख्याल इतना मुश्किल नहीं है कि आप जी नहीं, ये आपको गलतफहमी हो रही है। टूरिज्म मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स ये आतिफ खान ने अपनी मर्जी से लिए। उनके लिए आज भी सारी मिनिस्ट्रियाँ खुली हैं। मैं ये चीज़ मैं नहीं मान सकता, और न ही कभी उन्होंने मिनिस्ट्री का डिमांड किया है। एजुकेशन उनके पास थी और उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की कि मैं एजुकेशन नहीं लेना चाहता और मुझे वो चाहिए टूरिज्म, और ये उनकी चॉइस पे उनको मिली है। तो ये तो खैर बात ही नहीं है, क्योंकि वो सीनियर मिनिस्टर हैं, उनके लिए कोई भी महकमा लेना और छोड़ना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, और ना ही है। हमारा कुलीग है, हमारा वो है, लेकिन बहरहाल आप तो कह रहे हैं अपनी मर्जी से अभी तक, राइट सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि उन्होंने अपनी मर्जी से लिया। मेरी मालूमात ये है, या मुझे ये लगता है ना, जैसे कल नहीं देखें, कल जो है हम कैबिनेट इजलास में थे, और जैसे ही कैबिनेट इजलास खत्म हुआ तो मुझे कॉल आई कि जी टीवी पे चल रहा है कि कैबिनेट इजलास के अंदर कोई हंगामा आराई हुई है, कोई तलख कलामी हुई है, हमें पता ही नहीं था। यकीन करो मुझे पता है, क्योंकि मैं पूरा दिन के इजलास में रहा और उसके बाद मैंने ब्रीफिंग दी सहाफियों को। कोई तलख कलामी तो छोड़े, जबकि एक इशू पे वजीर आला ने कहा कि आतिफ खान की सरबराही में कमेटी बन जाए। मसला और ये सब ये है, एक तो जो अभी आतिफ खान साहब के हवाले से बात कर रहे थे, उसमें मेरी मालूमात तो ये है कि उन्होंने खान साहब को टूरिज्म के हवाले से बहुत अच्छी तजावीज़ दी। खान साहब मुतासर हुए, इमरान खान साहब ने कहा कि आप ये मिनिस्ट्री ले लें। वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन खान साहब को इनकार नहीं कर सके। तो जो मैं जानता हूँ वो ये है, बहरहाल शौकत यूसुफ साहब का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है कि उन्होंने अपनी मर्जी से लिए। बहरहाल और ये सब ये जो मिनिस्ट्रीज तब्दील करते हैं, अब जब वहाँ की आप सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं तो पता ये चलता है कि काफ़ी सारे मसाइल तो जो पोर्टफोलियोज तब्दील करने से हुए हैं। अब समझ ये नहीं आती कि खुराक के वजीर हैं कलंदर लोधी साहब, पहले भी वो खुराक के वजीर रहे, लेकिन उस वक्त भी इस महकमे को अच्छे तरीके से नहीं चला सके, और अब भी जो है वो उनकी कारकर्दगी कुछ शानदार नहीं है, और आटे का बहरान और नान भाइयों की हड़तालें और ये पिछले दौर में भी हमने देखी, लेकिन उनकी मिनिस्ट्री तब्दील नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हेल्थ के मिनिस्टर थे हशाम इनामुल्लाह साहब, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त काम किए, दूर दराज तक उन्होंने हेल्थ की फैसिलिटीज़ लेकर गए, उनको तब्दील कर दिया गया और उनको एक छोटी सी मिनिस्ट्री दे दी गई है। तो ये मिनिस्ट्रियाँ किस बुनियाद पर तब्दील होती हैं औरिया साहब? हर सूबे की हिसाब से अपनी अपनी इंपॉर्टेंस वाली मिनिस्ट्रियाँ हैं। मतलब पंजाब के अंदर अगर वो मिनिस्ट्री लेना चाहते हैं तो सबसे पहले वो कहेगा मुझे इरिगेशन की मिनिस्ट्री दे दो, इसलिए कि आप वहाँ लोगों को फ़ायदा भी पहुँचा सकते हैं, लोगों को नुकसान भी दे सकते हैं। अच्छा, बलूचिस्तान के अंदर फूड की मिनिस्ट्री बहुत अहम है। वो वहाँ कहते हैं गनम महकमा कहते हैं, मतलब पठान लोग वहाँ पश्तून लोग कहते हैं। ये इसी तरह फूड की मिनिस्ट्री जो है यहाँ भी अहम है, क्योंकि फूड की मिनिस्ट्री क्यों है, वो बॉर्डरिंग अफगानिस्तान की वजह से बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है, और उसके अंदर आपके जो परमिट्स वो होते हैं इस तरह। टूरिज्म बहुत अहम तरीन मिनिस्ट्री है, आप अंदाजा करें KPK के हिसाब से, क्योंकि पाकिस्तान का जो 70% के करीब टूरिज्म है वो सारे का सारा वो KPK और उसके साथ साथ एनवायरनमेंट के बाद सबसे कम बजट इस मिनिस्ट्री का है एनवायरनमेंट के बाद, और जाहिर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो शायद ये इंतखाबी अहमियत की हामिल नहीं है ये मिनिस्ट्री। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा था सर जी। अच्छा देखें, दो तरह के बजट, एक है डेवलपमेंट। मैंने समझता है असल में ना मिनिस्ट्री कोई हैसियत नहीं रखती। अगर आप उस पूरे उससे अंदर या मिनिस्ट्री होती है या फिर चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक। अगर या तो आप चीफ मिनिस्टर की स्लॉट की को ख्वाहिश कर रहे होते हैं तो फिर आप उसके बाद कर, वरना मिनिस्टरों का काम जो है आपस में कहाँ रुकते हैं, वो एक दूसरे के साथ काम सिर्फ ये होता है कि हेल्थ है, एजुकेशन है, इसके अंदर आप सर्विस दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपके अंडर बहुत बड़ा सबसे बड़े एम्प्लॉयर होते हैं हर सूबे के अंदर, सबसे बड़े किसी भी सूबे से, इसीलिए उनको ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये वो लोगों के काम, तल्लुकात, वो हजार तरह के वो काम है उसके अंदर आ सकते हैं जी। असल में मसला सिर्फ एक ही हो गया हुआ है पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स का, कि पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स में जो काम ब्यूरोक्रेसी करना है या नीचे छोटे अफसरों ने करना है, या जो वो काम असल मिनिस्टर समझते हैं हमने करना है। अगर ये सारे के सारे मिनिस्टर जो है वो पॉलिसी मेकिंग तक महदूद रखें अपने आप को और बताएं कि हमने
पॉलिसी बनानी है और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिवली हमने उसको आगे लेके जाना है, टारगेट्स देने हैं, टारगेट की अचीवमेंट की मॉनिटरिंग सुपरविजन करनी है तो फिर तो किसी मिनिस्ट्री में कोई फर्क नहीं रहेगा। लेकिन वो होता यही है कि चूंकि डे टू डे अफेयर्स के अंदर आ जाते हैं, उनका इन्फ्लुएंस होता है, वो ट्रांसफर पोस्टिंग में आ जाते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में आ जाते हैं और बहुत सारी चीजें, इसकी वजह से उनकी अहमियत बढ़, वरना मिनिस्ट्री का कोई नहीं। अगर आतिफ खान साहब को मसला होगा ना तो मिनिस्ट्री से नहीं होगा, वो कोई उससे बाला चीज हो सकती है, वहां की कोई ख्वाहिश हो सकती है, मजीद की ख्वाहिश, खूब से खूब तर की ख्वाहिश हो सकती है, वरना मिनिस्ट्री से कुछ नहीं होता। सही है, लेकिन एक तासुर इरशाद साहब ये है खैबर पख्तूनख्वा में कि महमूद खान साहब शफाफ आदमी तो हैं, वो करप्शन नहीं कर रहे या करप्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल वो तमाम वज़रा को साथ मिलाकर नहीं चल रहे जैसे परवेज़ खट्टक साहब कर रहे थे। परवेज़ खट्टक साहब ने ज़्यादातर इख्तियार अपने हाथ में रखे थे, वो बात चीज़ों को वो बहुत समझते थे, लेकिन सारे मिनिस्टर्स को ऑनरशिप दे के साथ मिला के भी चलते थे, जो कि महमूद खान साहब से नहीं हो पा रहा और उसकी वजह से बहुत सारे मिनिस्टर जो हैं वो नाराज़ हैं। को 5-6 का नाम तो आतिफ खान साहब के साथ दिया जा रहा है, फिर उनके कोई फैमिली के लोग हैं, अब शहराम साहब भी उनकी फैमिली के। तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में सब ठीक है या कोई परेशानी की बात है हुकूमत के लिए, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए, इमरान खान साहब के लिए? पंजाब के सूबे में आपके पास 10-11 वोटों का फ़र्क है टोटल, और 20 का एक ग्रुप सामने आता है और वो अलग मीटिंग्स कर रहे हैं और उसका कोई नोटिस ही नहीं लिया जा रहा। वज़ीर आला टाइम तय करते हैं और उसके बाद जो है वो मुलाकात मनसूख हो जाती है। तो ये तो एक तो पार्टी पर गिरफ्त कमज़ोर नज़र आती है। दूसरा ये जो बहरान है, आटे का बहरान मसला ले लेते हैं जी, और चीज़ों के अलावा कि इसमें स्मगलिंग हुई है, इसमें मिसमैनेजमेंट हुई है, इसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ जो हैं वो आए हैं, उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है, माफियाज का है। सबसे ज़्यादा जो सामने नज़र आ रही है वो तो ये है कि कमज़ोर इंतज़ामी गिरफ्त है कि हुकूमत के इदारों की, एडमिनिस्ट्रेशन की कहीं पे गिरफ्त ही नहीं है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों पे कोई गिरफ्त नहीं है, स्मगलर पे कोई गिरफ्त नहीं है। जो महकमा है खुराक का जिसने गंदम तकसीम करनी थी, उस पर किसी की गिरफ्त नहीं है कि वो अगर मगर इन सब की हुकूमत में गिरफ्त है, ये मनवा लेते हैं अपने मुतालबात। हाँ, इसका मतलब ये है कि एक अनारकी की कैफियत विदिन गवर्नमेंट नज़र आ रही है, जो एक ऐसे मुल्क के लिए जो करप्शन से निजात हासिल करने की कोशिश कर रहा है, दहशतगर्दी से निजात हासिल करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया का जिसको मुकाबला दरपेश है, जिसके अपोजिशन जो है वो मुत्तहद होकर हुकूमत को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों निकालना चाहती है, वहाँ अगर इस तरह की सूरत हाल हो, इंतज़ामी गिरफ्त कमज़ोर हो, पार्टी के अंदर अनारकी की कैफियत हो, हुकूमत के वज़रा जो हैं आपस में लड़ रहे हों, तो ये मैं नहीं समझता कि अच्छी बात है। इसका तदारुक खान साहब भी कर सकते हैं या खान साहब के दोस्त कर सकते हैं। राइट सर, मैं इसका चूंकि मुझे दूसरे मौजू की तरफ बढ़ना, नवाब हसन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इसका आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे या शौकत साहब कोई ऐड करना चाहेंगे इसमें पॉइंट, फिर मैं आगे बढ़ता हूं दूसरे इशू की तरफ। मुझे सिर्फ ये बता दें कि जब मिनिस्ट्रीज आप देते हैं, जैसे आप शहराम तरवई साहब के पास पिछली दफ़ा हेल्थ मिनिस्ट्री थी, तो अगर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था तो फिर उनको रिपीट क्यों नहीं की? अगली मतलब आपने उनको दूसरी मिनिस्ट्री दे दी, और जब आपने उनको दूसरी मिनिस्ट्री दी जिसमें BRT मंसूबा जो है उन पर इल्ज़ाम है कि उसको फोकस नहीं कर सके और उसमें नुकसान हुआ और उससे वज़ीर आला उनसे नाराज़ थे, फिर आपने उनकी मिनिस्ट्री तब्दील कर दी और दोबारा आपने उनको हेल्थ दे दी, तो ये क्या कुरानदाजी होती है सर, या कोई परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मिनिस्ट्रियाँ दी जाती हैं? देखें, इस दफ़ा जब हमारी 2/3 अक्सरियत के साथ हम आए जी, तो मैं आपको दावे के साथ नहीं बल्कि मैं आपको 100% ये आपको यकीन से कहता हूँ कि शहराम तरवई साहब ने भी कहा कि मैं हेल्थ नहीं लेना चाहता, और आतिफ खान ने भी कहा था कि मैं एजुकेशन नहीं लेना चाहता, और उन्होंने अपनी मर्जी से, एक ने बल्दियात चॉइस की और दूसरे ने टूरिज़म और स्पोर्ट्स को चॉइस किया जी। आप यकीन करें, ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं टूरिज़म ले लूँ और स्पोर्ट्स ले लूँ। मैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं स्पोर्ट्स की दुनिया को आबाद करूं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड्स आबाद करूं, मेरी ख्वाहिश थी। लेकिन मुझे इन्होंने कहा कि नहीं, आप इन्फॉर्मेशन में रहें। हालांकि मैं हेल्थ चला चुका था 1 साल पहले, और जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो भी आपको पता होगा 13-14 में। तो ये जो है ना, लेकिन पार्टी के, जब हम पार्टी के साथ हैं, हमें अपना ज़ाती वोट तो इतना नहीं होता है कि हम कहें कि जी हम अपने ज़ाती वोटों से आए हैं। पार्टी का वोट बैंक होता है, इमरान खान का वोट बैंक होता है। जब आप पार्टी के वोट से आके आप पार्टी को आंखें दिखाएंगे तो फिर ये मुश्किल हो जाता है। मेरे ख्याल से मुझे 4 साल इन्होंने वजारत नहीं दी पिछली हुकूमत में, मैं खामोश रहा, मैंने कभी मेरे मुंह से एक बात भी नहीं पार्टी को कौन आंखें दिखा रहा है? जबकि मैं सबसे सीनियर हूँ, मैं ये जो भी हो,
जो भी हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि तरीका ये है कि इमरान खान हमारा लीडर है और हम सबकी रसाई है उन तक, और जिन लोगों को ग्रीवेंसेस हैं या वो हैं तो वो अपने लीडर से मिले, उनसे बात करें, यही तरीका होता है सारी दुनिया के अंदर। लेकिन अगर हम जाके मीडिया के ऊपर एक अलग ग्रुप बना के पेश करेंगे जैसे पंजाब में हुआ, तो उससे अब क्या, ये अगर इमरान खान उनकी बात मानता है अगर किसी मजबूरी के तहत, तो इसका मतलब क्या हुआ, वही ब्लैकमेलिंग में आ जाता है ना इंसान। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अच्छी बात ये है और अच्छी तरीका जो पार्लिमानी सिस्टम हमारा है वो यही होना चाहिए। आपके ग्रीवेंसेस हैं, आप पहले तो अपने वजीर आला के साथ बैठे, आपका मसला हल नहीं होता अपने पार्टी को बताएं, पार्टी से मसला नहीं इमरान खान को बताएं। ठीक है, राइट। उसके बाद अगर वो ना हो तो फिर उसके बाद मेरे ख्याल से जो भी इंसान अगर करे तो ओके। एक मैं मुख्तसर ब्रेक लिया। नवाब हसन साहब, दो चीजें, एक तो सीएम साहब ने कह दिया कि जी करप्शन बहुत बढ़ गई है और एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ गई, उसका हवाला देकर कह रहे हैं, लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहबा तो कहती हैं कि ये साजिश है हुकूमत के खिलाफ ये जो आई है, और ये मैन्युफैक्चर्ड है रिपोर्ट, ये जो है वो इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है खुद इस रिपोर्ट में, और इसको जो मुख्तलिफ एनालिस्ट कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट की बुनियाद पर यह नहीं कहा जा सकता कि करप्शन बढ़ गई है। तो आपका इस पर टेक क्या है? मैं मुख्तसर ब्रेक के बाद ये सवाल आपके सामने रखता हूं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नवाब हसन साहब, सीएम सिंध कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक के जो करप्शन है वो बढ़ गई है पाकिस्तान में। फिरदौस आशिक अवान साहबा क्या कह रही हैं, जरा पहले ये सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अपनी ट्रांसपेरेंसी जो है उस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। करप्शन किंग्स के स्याहकारियां अदालतों में जेरे समात हैं, उनको जिस तरह से क्लीन चिट देती है, फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट नहीं है। ये एक मैनेज्ड और टारगेटेड एजेंडा है। इमरान खान साहब ने करप्शन और करप्ट अनासर से ना कभी समझौता किया और ना आइंदा करेंगे। जी नवाब साहब, ये मैनेज्ड और टारगेटेड एजेंडा है किसी का और मैनेज्ड रिपोर्ट है ये, तो इसकी बुनियाद को पर सीएम सिंध कह रहे हैं कि करप्शन जो है वो बढ़ गई है, तो आप क्या कहेंगे आप इस पर, फिरदौस आशिक अवान साहब के इस जवाब पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कि ये जो मैडम कह रही है कि करप्शन इतनी नहीं हुई 5 साल में जितनी इनकी 1.5 साल में हुई है, और इस मुल्क को जिस तरीके से पीछे धकेल दिया गया है, आपको सबको दुनिया को पता है, पाकिस्तान की आवाम जानती है कि पाकिस्तान की आवाम के साथ क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। इसलिए कि जब हुकूमत ऐसी आती है और ऐसे लोग आ जाते हैं जिसको पता नहीं है कि कैसी हुकूमत चलाई जाती है, तो हर जगह हर तरफ यही आवाज आ रही है कि आपने देखा होगा कि वीडियो क्लिप मैंने भी देखी है कि इमरान खान के सामने एक बंदा आ जाता है कि मेरे पेट में कुछ नहीं है। ये इनसे हुकूमत चल ही नहीं रही है। आप देखें कि जिस तरीके से वजीर आला पंजाब के हैं उसको पता नहीं है, एबीसी का पता नहीं है, और उसके बाद जिनके जो एमपीए एमएनए हैं वो अलग अलग मीटिंगें कर रहे हैं और इनका साथ नहीं दे रहे हैं। इसलिए कि मैंने पहले ही कहा कि अगर किसी और का मैंडेट इनको मिल जाता है तो ये बड़े ड्रामे करते हैं, और मेरे ख्याल में ये हर चीज का इस मुल्क में अभी बहरान हो गया है कि इनके आने से चीनी का बहरान है, आटे का बहरान है, सब्जी का बहरान है, खाने पीने की और चीजों का बहरान इतना चल चुका है कि इनको शायद पता ही नहीं है। ये जब निकले वजीर आजम हाउस से तो इनको पता चले कि ये खुद कह रहा है कि इनकी जो तनख्वाह है वजीर आजम जो वजीर आजम की होती है कि वो पूरी नहीं हो रही। अगर उन गरीब से पूछें जिसकी 15,000 20,000 तनख्वाह है वो कैसे गुजारा कर रहा है, और ये कह रहे हैं कि मैं साथ की पसंद हूं, साथ की पसंद का इतनी बड़ी तनख्वाह नवाब साहब ये बातें आप इसलिए कर रहे हैं, ये बातें आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप स्टेटस को बरकरार रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि करप्शन बरकरार रहे और आपकी दुकान चलती रहे। ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान साहब ने कहा है इंटरव्यू में, जरा सुन लीजिए वो क्या के बारे में सुनिए जरा, इमरान खान साहब ने क्या कहा है। The problem they are facing is from an entrenched, corrupt status quo. We are up against a corrupt status quo which ruled Pakistan for 30 years. They do not want the government to succeed because us succeeding means not just them out of power, but they will
end up in jails, which some of them already are. अब 30 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं, 30 साल से आप मुल्क को लूट रहे थे और अब आप डर रहे हैं कि आपकी हुकूमत भी आपको सियासत से भी निकलना पड़ेगा और जेलों में भी जाना पड़ेगा, इसलिए आप ये बातें कर रहे हैं। इमरान खान साहब का ये ख्याल है नवाब साहब? नहीं देखें, इमरान खान ने 1.5 साल हो गया, तकरीबन 2 साल होने जा रहे हैं, अभी क्या करेंगे? देखिए, इन्होंने कहा कि 90 डेज में मुल्क चेंज कर दूंगा, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ऐसी पॉलिसी लाऊंगा कि ऐसा कर पाऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे, मैं किसी मुल्क में नहीं जाऊंगा। अभी किस किस की बात करें? जो इमरान खान ने वादा किया वो एक भी वफा आप अगर ये बता दें एक वादा वफा हुआ हो तो हम उनको शाबाश दें, उनको कहें कि आपने अच्छा काम किया। कोई इनसे काम चलने वाला नहीं है। ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं और खुदारा इस मुल्क पे रहम किया जाए, इसको फौरन हटाया जाए और कोई और आ जाए तो मुल्क की बेहतरी की तरफ चले। इनको क्रिकेट के अलावा और कोई इसको पता ही नहीं है। ये हर चीज से नाहल वजीर आजम है और किसी एक मुझे बताएं कि जिसने इन्होंने बेहतरी लाई हो और एक मुल्क चल रहा हो। आप कराची में लोग देखें इतने बेहाल हैं, पंजाब में देखें इतने लोग बेहाल हैं, KPK में, बलोचिस्तान में, हर जगह मेरी मदर एक हफ्ता डेथ हो गई थी तो मैं अभी गांव में हूं। लोग इधर गांव में तरस रहे हैं हर चीज से, उनको पता नहीं है कि ये कौन है। इमरान खान के जो वायदे, इमरान खान के जो बातें, इन्होंने जिस तरीके से कहा था कि मैं ऐसे चेंज कर दूंगा इस मुल्क को, पाकिस्तान को, नया पाकिस्तान बने। भाई हमें तुम्हारा पाकिस्तान नया नहीं चाहिए, हमें पुराना पाकिस्तान वही अच्छा है जो कायदे आजम का था। ये जरा बताएं कि आपकी हुकूमत है सिंध के अंदर। नहीं, मैं क्या बताऊं यार, आपने क्या किया है मुझे ये बताएं। पहले एक तो बताएं, आपकी जो ग्रीन ट्रेन है वो भी नहीं चल पा रही है। लेकिन सर आपके गांव में जो लोग हैं सूबा नहीं चल रहा, वो तो शायद क्या करें? वो तो शायद रोजाना आपके MPA ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है। सिंध के अंदर तो हुकूमत ही नहीं है, किधर आ रहा है ये देखें आपने। नहीं, सिंध के अंदर हुकूमत क्या है असद भाई? में क्या कर रहे हैं आप? नहीं, सिंध में तो काम किया है। एक वाहिद सूबा है सिंध का जो अभी टॉप पे जा रहा है। अभी जहाँ करप्शन हो रही है दबा के CM सिंध ने की है। आपने मुझे एक बताया जो आपने काम किया, एक चीज ऐसी बताया। एक तो सवाल शाह साहब करना चाह रहे हैं, क्या आपने किया? आपने कहा, आपने ये कहा था कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, आपने ये अच्छा सवाल तो सुन लेना, सवाल तो सुन ले। एक तो ये बता दें किस बुनियाद पर आपको लग रहा है कि सिंध का सुबह टॉप पे जा रहा है? कर रहे हैं, कहां से कहां डॉलर पहुंच गया, कहां से कहां ये चीजें आपकी बढ़ गई हैं। ये बातें करना आपसे जो सवाल हो रहा है उसका जवाब तो देना नवाब साहब, जो आपने काम किया। ये सर इंडेक्स जो मापते हैं जिस बुनियाद पर आपके, मुझे इजाजत है सवाल करने। नवाब साहब, सबसे पहले तो मैं ताज़ियत करता हूँ, अल्लाह ताला आपकी वालदा मोहतरमा की मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। आप जिस गांव की बात कर रहे हैं वो ज़ाहिर है सिंध में होगा, और सिंध में आम आदमी का मसला पुलिस है, आम आदमी का मसला पटवारी है, आम आदमी का मसला गंदम की महंगाई है या शार्टेज है, आम आदमी का मसला जो है वहाँ जो वडेरा है, पीने का पानी है, पीने का साफ पानी है, वो दवाई है, वो तो आपके स्कूल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, स्कूल्स हैं, वो तो आपकी सूबाई हुकूमत का फर्ज है। मेरे भाई सिंध में ऐसा कोई मसला नहीं है, ये आप बता रहे हैं। इधर आप सिंध में भी घूमे, पंजाब में भी घूमे, बलोचिस्तान में भी घूमे, KPK में भी घूमे, आपको पता चल जाएगा कि किसका क्या है। ये सिंध गवर्नमेंट ने काम किया है, लोगों को पता है कि पाकिस्तान। सर अभी भी लोग आपसे क्यों नाराजगी का इजहार कर रहे थे? गांव में देती है, बिजली भी देती है, घर भी देती है। नहीं, इन्होंने तो कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा कि 1 करोड़ हम नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे। कहां गए इनके घर, कहां गए इनकी चीजें? और इन्होंने कहा था कि रोटी कपड़ा और मकान बिछा दूंगा, रोटी कपड़ा और मकान का नारा मैंने नहीं लगाया, नहीं लग रहा। कई एक सवाल का जवाब जो कोलिशनल पार्टनर है वो कोई इधर जा रहे हैं, कोई इधर जा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? एक सवाल का जवाब और दे दीजिए साहब, जरा मैं जवाब देता हूँ जी। चलें आप दे दीजिए शौकत साहब, इनका जवाब तो दे दें। देखिए बात यह है कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं खुद सिंध में 4 दिन रह के आया हूँ, कल आया हूँ। मैंने कराची के हालात देखे, आप यकीन करें ऐसा लगता है जहाँ हुकूमत ही नहीं है। वहाँ की सड़कें टूटी फूटी, उस शहर को देखे यार जो रोशनियों का शहर था,
क्या बर्बाद करके रख दिया ज़ालिमों ने। अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें धूल उड़ रही है, उसकी सड़कें टूटी। ये बात तो सही है, एक शारे फैसल के अलावा सारी सड़कें टूटी हुई है सर, ये बात तो ठीक है। नवाब साहब नवाब साहब आप नवाब साहब ये काम ना करें, आप दूसरे के बारे में ना बोलें। आपने बोला, आपने सारी बातें नहीं, मैं सुन रहा हूँ, आप नवाब हैं, लेकिन मेहरबानी करें गरीबों की बात भी सुन ले जी, गरीबों की भी सुन लिया करें। देखें मैं तो देखें मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, और मैं पहली दफा ईमान से मुझे हैरत हुई जब मैं कराची गया। मैं तो समझ रहा था कि इंटरनेट में काफी अरसे बाद गया और मेरे जहन में कुछ और खा गया था। मैं हैरान हो गया, रास्ते में अब सारी सड़कें टूटी फूटी। तो मैं ये सोचने लगा कि पता नहीं यहाँ का बजट कहाँ जा रहा है। 3 बार तो मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही है। जो नवाब साहब ने बात की, लोग बिल्कुल तंग होते हैं जब सूबाई हुकूमत काम नहीं करती है, क्योंकि ये जो पानी देना है, सड़क बनाना है, ये तो सूबाई हुकूमत ये बात तो सही है शौकत साहब। अगर इमरान खान ने कोई वादे किए हैं, अगर हुकूमत ने वादे किए हैं जी, ये सही है। अगर आप चले जाए असद भाई, शौकत साहब अगर आप कराची चले जाएं तो वो कराची ऐसा लगता है बीआरटी का मतलब पेश कर रहा है। ये बात तो ठीक है आपकी, ये वहाँ है मसाइल। ये बताएं जो आपने बातें किए थे, मेरी बात मुकम्मल होने दे, आप रोजाना टीवी पे खड़े होते थे और साहब मुझे एक चीज बताइए, एक चीज मुझे आप रोजाना कंटेनर पे खड़े होते थे, हम दूध की नहरें बहाएंगे, हम पाकिस्तान को ऐसे लेके जाएंगे, कहीं किसी के पास भीख नहीं मांग। अभी कोई एक चीज तो बताएं आपने बेहतर काम किया हो, एक चीज। दोबारा खुश आमदीद। शौकत यूसुफ साहब, मान लिया कि जो एक पॉइंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इतना मामूली है कि आप उसकी बुनियाद पे ये नहीं कह सकते कि करप्शन बढ़ गई है, लेकिन अगर उतनी भी है तो ये तो आपकी कामयाबी ना हुई। करप्शन तो कम होनी चाहिए थी। आपके अपने इत्तेहादी पंजाब में कह रहे हैं, कामिल अली आगा साहब हमारे साथ पिछले शो में मौजूद थे पिछले हफ्ते के, वो ये कह रहे थे कि रेट्स बढ़ गए हैं, करप्शन के, रिश्वत के रेट्स बढ़ गए हैं। पहले जो काम 500 में होता था उसको 2000 में, और जो काम 5000 में होता था वो अब शायद 70,000 में, 50,000 में कराना पड़ता है। तो रेट्स बढ़ गए हैं, करप्शन बढ़ गई है। तो आपकी ये कामयाबी तो ना हुई अगर आपने पिछली हुकूमत के लेवल पर भी बरकरार रखा इसे। देखिए कामिल अली आगा साहब, मैं क्या कहूँ, जो लोग असम्बली से बाहर हो जाते हैं फिर वो जो भी मर्जी है उनकी वो में आता है वो कह देते हैं। आपकी हुकूमत का देखिए हम तो ये तो दावा नहीं करते हैं सर, इत्तेहादी और बात होती है इस तरह। चलो ठीक है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। असल चीज़ ये कि हमने ये दावा तो नहीं किया कि करप्शन बिल्कुल ख़त्म कर दिया हमने। हम तो करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम करप्शन के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। लोग जो भी कहें, देखिए अब आदिल गिलानी साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन जो जिस तरह के मरात वो लेते रहे, फिर इस तरह की, जो खुद उनको मेरे ख्याल से इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो जब एक चीज़ बाइस हो जाती है उस पर क्या यकीन किया जाए, क्या किया जाए। लेकिन हमारे लिए देखो, फिर भी इसके बावजूद भी चूँकि हम करप्शन के खिलाफ बात करते हैं, हम करप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए हमें इसको बिल्कुल सीरियस हम ले रहे हैं। हमें कोई वो नहीं है ना, इसमें कोई वो बात है कि जी हम, क्योंकि हमने अल्लाह के फजल से ना तो हमारे कोई बंदा करप्शन कर रहा है, ना हमारी हुकूमत में हो रही है। ये जो पहले हमारे देखिए इस सूबे के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे आपको भी पता होगा नौकरियां बिकती थी, बाकायदा ठेके टेंडर बिकते थे। अब हमारे यहाँ ई टेंडरिंग सिस्टम है, कोई ठेका ना बिक सकता है, ना कोई किसी को फेवर कर सकता है। यही वो चीज़ें थी जहाँ से करप्शन का पैसा बनता था। लेकिन बहरहाल ये हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर सब मिलकर, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, हमने इदारों को बनाना है। और एक चीज़ अगर इस रिपोर्ट के अंदर आप देखें तो उसमें ये कहा गया है कि इदारों के इस्तेकार बढ़ चुकी है, यानी कि परफॉर्मेंस बेहतर हुई इदारों की। जब इदारों की परफॉर्मेंस बेहतर होती है, जब नेब की रिकवरी 71 से 153 अरब पे जाती है, तो मेरे ख्याल से उसको भी तो थोड़ा सा उसको भी अहमियत देनी चाहिए। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबको मिलकर, शौकत साहब जी, नैब की तारीफ की गई है इस रिपोर्ट में कि नैब की कारकर्दगी बढ़ी है। आप उसके पर काटना चाहते हैं, उसके इख्तियारात आप छीन रहे हैं और आप उसको महदूद कर रहे हैं, तो ये मुनासिब तो नहीं है ना। जो इदारा काम कर रहा है करप्शन के खात्मे के लिए, आप उसको टेक्निकल बात बताऊं जी सर, टेक्निकल बात बताऊं। एक तरफ अभी तक हमारे खिलाफ ये बातें चल रही थी, कि जी ये बजट इस्तेमाल नहीं कर सके।
जब बजट इस्तेमाल नहीं कर सके तो फिर आप देखें ना, मैं इस पे सिर्फ थोड़ा आना चाहता हूँ कि हमारे खिलाफ हो क्या रहा है। पहले ये परसेप्शन बनाया गया ना कि जी ये बजट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, फिर आपको पता है कि जितना हमने दबाव डाला था उस पर फाइलें मूव नहीं होती थी, कोई ब्यूरोक्रेट दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं होता था, बहुत सारे काम हमारे इसलिए भी रुकते रहे। तो ये जो कहते हैं ना, मैं हैरान इस बात पे हूँ कि जब एक पैसा ज्यादा खर्च नहीं हो रहा है, एक तरफ आप कह रहे हैं खर्च नहीं हुआ, दूसरी तरफ आप कहते हैं करप्शन बढ़ गई, तो ये थोड़ा सा कंट्रडिक्शन है। इस पे हमें खुद भी इस पर गौर करेंगे। एक कॉन्ट्रडिक्शन और भी है कि एक तरफ इस रिपोर्ट में न्याय कारकर्दगी को सराहा जा रहा है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि करप्शन बढ़ गई, तो ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है। ये दोनों चीजें बैक वक्त कैसे हो रही हैं? अच्छा औरिया साहब, एक तो आप नैब की परफॉर्मेंस भी और इदारों की परफॉर्मेंस भी है। अच्छा, दूसरे इदारों, उन्होंने कहा इदारों की परफॉर्मेंस बेहतर हुई है जी। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा आवाम को कंफ्यूज किया है इस रिपोर्ट ने। हाँ। और याद ये कि सिर्फ उस हुकूमत को जो इस वक्त एक मुश्किल हालात से हम गुजर रहे हैं, मुश्किल मरहले से, इमरान खान जो वजीर आज़म है वो खुद कहता है कि आवाम को मुश्किलात हैं, महंगाई है, वो तस्लीम कर रहा है, लेकिन उसकी वजूहत है, उसको हम खत्म करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। राइट। और ये सब टाइमिंग भी अहम है, इस रिपोर्ट की टाइमिंग भी। जब इमरान खान वहाँ दावोस में बैठे हुए हैं उस वक्त रिपोर्ट आना, जब FATF का इजलास हो रहा है उस वक्त रिपोर्ट का आना बहरहाल एक अहम बात है। सही है। अच्छा और ये साहब, ये पंजाब में जो नाराज ग्रुप है ये क्या चाहता है और इनकी कामयाबी के कितने इम्कानात हैं, और वज़ीर आला आपके ख्याल में कितना खतरा इससे महसूस कर रहे होंगे? इमरान खान साहब क्या वाकई बाय कर रहे हैं उन पॉइंट्स को जो उनको बताना चाह रहा है नाराज ग्रुप? क्या पंजाब में क्या सूरत हाल है? देखिए, पंजाब में PTI को तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन पंजाब में ये खतरा तो हो सकता है गुलजार साहब को शायद खतरा हो कि कहीं री थिंकिंग की सूरत हाल में कोई और चीज़ बाहर ना आ जाए कि पंजाब में PTI को ऐसा कोई खतरा। उसकी वजह होती है कि बहैसियत पार्टी जो है कोई और कौन मुकाबले पे इकट्ठी हो सकती है और PTI की गवर्नमेंट को टॉपल कर सकती है। लेकिन अगर PTI अपने तौर पे किसी उस्मान बुज़दार साहब को फैसला कर देती है तब्दील करने का, तो PTI बड़ी आसानी से वो उसमें हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि बाकी काफली का भी जो मामला है, आप देख लीजिए सारे के सारे जो फ्रेजाइल गवर्नमेंट्स होती हैं उनमें यही चीज़ें जो हैं ये बड़ी कॉमन होती हैं। मैं बलूचिस्तान में तकरीबन 24 साल रहा हूँ, बलूचिस्तान में कभी किसी एक पार्टी की इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं बनी और रोज नाराजगियां होती थी, रोज के होता था, रोज मिनिस्ट्रियां वापस होती थी। ये इसी तरह जैसे जिसे कहते हैं नखरे और फिर उसको नखरे उठाना, ये सारा कुछ चलता रहता है। पंजाब में भी जिस जमाने में आपको याद होगा कि नकई की गवर्नमेंट थी या वट्टू की गवर्नमेंट थी, इस तरह की गवर्नमेंट थी, आपको पता है कि उस वक्त कैसे कैसी बातें होती थी। आज ये पीछे हो रहे हैं, आज ये पीछे, यानी एक ही वक्त में बीच में जिस तरह नकई साहब बीच में से निकले थे और वो बेनजीर ने कहना पड़ गया था कि तुम्हारा पीर कौन सा है, तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पर उसका बात करना चाह रहा हूँ जो टाइमिंग का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइमिंग की इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डिवोर्स वो फोरम है कि जहां पर इन्वेस्टमेंट जो है वो आती है और आप बताते हैं कि आप एक क्लीन मुल्क हैं और आप यहाँ पर आप आ सकते हैं। अब आप अंदाजा करें कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा नेगेटिव इमेज जो है वो इंडिया का है और आपको अंदाजा नहीं है कि कितनी बड़ी लॉबीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडियन लॉबी जो बैठी हुई है। कभी जाके वो पूरे का पूरा पोर्टफोलियोज देखें कि जिस पोर्टफोलियो में इन तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें इंडियंस वहां बैठे। मैं एमनेस्टी इंटरनेशनल 96 में गया था, उसका जो वाशिंगटन DC का हेडक्वार्टर को लीड करता है वो हिंदू था, रतन कुमार, ठीक। और वो वहां पर वो वहां पर अब क्या करेगा वो आपके लिए। तो मैं इसलिए कहता हूं कि मैंने तो कभी जिंदगी में रेफरेंस तक नहीं दिया ऐसी रिपोर्टों का। चलें इरशाद साहब, ये पंजाब वाला जो सवाल मैंने किया था, नाराज ग्रुप क्या चाहता है और क्या असर डाल पाएगा? सर देखें, गुजारिश ये है कि पंजाब में जैसे खैबर पख्तूनख्वा में नाराज ग्रुप कोई असर डालता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वहाँ पर मेजोरिटी इतनी है हुकूमत की कि न तो कोई अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो सकती है, तो अगर कोई 10-12 लोग, कोई 20 लोग नाराज भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पंजाब में शायद पड़ता है। देखें, दो चीज़ें हैं पंजाब में ग्रुपिंग की। एक तो वजह यह है कि जब से ये नया सिस्टम इमरान खान साहब लाए हैं, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी से कहा है कि जी आप किसी का नाजायज़ काम ना करें, तो उसकी वजह से इत्तेहादियों में भी एक लिहाज से एक नाराज़गी है और जो अरकान असम्बली हैं जिनका सारा कारोबार ही ये तरक्याती फ़ंड्स पर चलता है, पुलिस के तबादलों पर, महकमा माल के तबादलों पर
और अपने हलके में अपनी मर्ज़ी के अफसर लगवाने पर चलता है, वो कारोबार ठप हो गया है। एक तो नाराज़गी की वजह ये है, और वो मनवाना ये चाहते हैं, उनको एक ऐसा वज़ीर आला चाहिए जो उनकी हर बात माने, और ऐसा सिस्टम चाहिए जहां वो तबादले अपनी मर्ज़ी के अपना डीसी लगवा सकें, अपना एसी लगवा सकें, अपना डीपीओ लगवा सकें, अपना एसएचओ लगवा सकें। और दूसरा उनको तरक्याती फंड्स मिले जिसमें से वो अपने खाबे जो है ना वो पूरे कर तो सकें। करप्शन तो बढ़ेगी ना फिर। तो ये 85 से एक ऐसी बुरी, यानी ये मैं समझता हूँ ये तरक्याती फंड्स इतना बड़ा गुनाह है जनाब ज़ियाउल हक साहब का और जुनैद साहब का, जिसका हिसाब उनको देना पड़ेगा कि इससे मुल्क में सबसे ज़्यादा। लेकिन अब इतनी बड़ी मजबूरी बन चुकी है कि इमरान खान साहब इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। मजबूरी नहीं है, सिर्फ हिम्मत की और जुर्रत की ज़रूरत है, कोई मजबूरी नहीं है, किसी किस्म की मजबूरी नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है कि रियासत गरीब आदमी के पैसे जो है, तालीम के पैसे, सेहत के पैसे, वो सारे के सारे इनके जालमों के जेब में चले जाए और बैरून मुल्क जाके अयाशियाँ करें। एक तो प्रॉब्लम ये है। दूसरा ये है कि बुज़दार साहब ने 16 माह में चूँकि कोई डिलीवर नहीं किया, उनकी गिरफ्त नहीं है, और वो फिर इसी में पनाह ढूंढते हैं कि किसी तरह से ये जो ग्रुपिंग है और ये जो इत्तेहादी हैं ये मेरा बचाव करें। इमरान खान को अब सोचना पड़ेगा, मजबूरी है इमरान खान की, क्योंकि हुकूमत पंजाब में तब्दीली आसान काम नहीं है। जहाँ 10-11 वोटों का फ़र्क हो वहाँ तब्दीली आसान काम नहीं होती वज़ीर आला की, लेकिन कोई ना कोई काम करना पड़े। या तो बुज़दार साहब वाक़तन वसीम अकरम प्लस बन के दिखाएं, MNAs को MPAs को भी कंट्रोल करें, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करें, डिलीवर करें, परफॉर्म करें। अगर नहीं है तो फिर कोई ना कोई कड़वा घूंट उनको भरना पड़ेगा, वरना ये इस तरह कि आज 20 आए हैं, कल को 10 आ जाएंगे, फिर 30 आ जाएंगे, और इसी तरह मामलात बिगड़ते चले जाएंगे। और गिरफ्त जो है इमरान खान की पार्टी पर मजबूत होनी चाहिए। ये जो डेवलपमेंट बजट की आप बात कर रहे हैं शौकत साहब, ये आप तो चूंकि हल्के की सियासत करते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है? क्या इससे जान छुड़ाना या इससे निकलना आसान है? होता है आपने चूंकि इलेक्शन लड़ना होता है और आप जैसे बहुत सारे साथी, तो वो तो इसको नहीं मानते कि आप कोई मुतबादल ऑप्शन पे जाएं और MPOs को बजट ना दें। मेरे ख्याल से अगर ये बजट सिस्टम ख़त्म हो जाए ना तो लोग अच्छे लोगों को वोट देना शुरू कर देंगे। जो अच्छे लोग हैं ना वो असम्बलियों में आ जाएंगे। ये जो जितने भी आप खराबियां देख रहे हैं, ये जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा होता है वो इलेक्शन लड़कर असम्बली में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल मैं तो इसके खिलाफ हूँ, लेकिन ये कि उसके लिए सिस्टम आपने बनाना है, और सिस्टम आपका बलदियाती निज़ाम है। आप बलदियाती निज़ाम को मौसर बनाएं और अपना सारा फंड उनके उस महकमाना के ज़रिए आप लोगों के मसाइल हल करें जो लोकल लेवल पे हैं। लोग पानी मांगते हैं, सड़क मांगते हैं, ये तो बुनियादी है कि किसी भी हुकूमत को देना चाहिए, बगैर मांगे देना चाहिए। मैं तो इस चीज़ के हक में हूँ, क्योंकि मैं इमरान खान के साथ 96 से हूँ, और ये जो 24-25 साल गुजारे हैं उनके साथ यही सीखा है। अब बदकिस्मती ये है कि अब एक चीज़ सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है आपका, तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता से उससे हम जान छुड़ा रहे हैं। जैसे ई टेंडरिंग लाया, तो ई टेंडरिंग, ई बिलिंग, उससे ये कि जो MPAs MNA चाहते थे कि जिसको टेंडर देना वो आप नहीं दे सकते। लेकिन वो जो आपका उस चीज में उनकी दिलचस्पी और साहब जो शौकत साहब का नुक्ता नजर है, लेकिन जो हुकूमत के इत्तेहादी उनका नुक्ता नजर मुख्तलिफ है। अभी आप ये तजवीज़ कर रहे हैं शौकत साहब के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को इतना मजबूत किया जाए कि डेवलपमेंट फंड्स की जरूरत ना रहे, लेकिन हुकूमत के इत्तेहादी मोहन सराई साहब कुछ दिन पहले कह रहे थे कि अहमकाना बिल हुकूमत लेकर आई है पंजाब असम्बली में, जो कि जाहिर है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो इत्तेहादियों को भी तो नाराज नहीं किया जा सकता ना जब आप एक थिन लाइन पे बैठे हों। देखिए इत्तेहादी कर भी क्या सकता, कुछ इत्तेहादी कुछ नहीं कर सकता। यही होगा कि अपीवल पैदा हो जाएगी। इनको आदत डालनी चाहिए कि आप प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर जब ADP बन रही होती है उसके अंदर आप अपना इनपुट दें। आप 6 MPAs मिलके किसी बड़े प्रोजेक्ट को बोले या एक MPA ही बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए, एक सीरियस डिस्कशन होती है, एक काम होता है। हमारे यहाँ होता यही है। आप अंदाजा करें कि शाहदार साहब सही कहते हैं, जुनैद साहब क्या कमाल की बात है कि 5 साल वो चले जो MPA फंड थे, तो जिस वक्त मैं बलूचिस्तान में हेल्थ में का महकमा आया था मेरे पास, आप अंदाजा करें कि हर MPA ने वो वहां पर डिस्पेंसरियां बनाई थी। 536 डिस्पेंसरियां थी हमारे पास, और अगर हम नॉन डेवलपमेंट थे उनको राइट सर तो बहुत शुक्रिया। और ये साहब बहुत शुक्रिया, इरशाद आरिफ साहब, शौकत यूसुफ साहब, तमाम मेहमानों को शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, हाफिज़।